नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव तो 2024 में है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस चुनाव को लेकर हवा बनाई जा रही है। अब राजनीतिक समीकरण जोड़ने घटाने में पार्टियां लग गई हैं। हर वर्ग को साधने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी ये नाम चर्चा में बना हुआ है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 20 साल बाद अब रिहाई हो गई है। रिहाई लोकसभा चुनाव से पहले हुई, इसलिए इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई और 2024 का चुनाव, दोनों का कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। अमरमणि और 24 के कनेक्शन पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है, लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं हैं, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। तो आखिरकार अमरमणि की रिहाई की खबर यूपी की सियासत में नया पैगाम लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति मिलने पर कवियत्री मधुमिता हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई हो गई। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है और सरकार इस पर जवाब दे रही है। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, ये जिस तरीके का प्रकरण है और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। और जो, क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और खास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी, और वो इतनी चर्चित उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी, तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब मधुमिता शुक्ला की बहन नीति शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की है और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जी की रिहाई का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करती है। हम लोग कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, कोर्ट के निर्णय को मानने का काम करते हैं। हम लोग इस देश की न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, इसलिए जो कोर्ट ने निर्णय दिया है हम उसको फैसले का स्वागत करते हैं। यूपी की राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद किसी से छिपा नहीं है। अपराध की दुनिया से राजनीति तक का सफर अमरमणि त्रिपाठी ने तय किया। राजनीति में एंट्री से पहले ही
उन पर हत्या, मारपीट, किडनैपिंग जैसे आरोप लग चुके थे। जैसे जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ता गया, अमर मणि के नाम की गूंज लखनऊ तक सुनाई देने लगी। अलग अलग पार्टियों का हिस्सा रहे अमर मणि कांग्रेस से लेकर बसपा पार्टी में विधायकी का स्वाद चखा। 1996 में नाम का रसूख जैसे जैसे बढ़ा, वो हर पार्टी की जरूरत बनने लगे। भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की और मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। लेकिन एक बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण हुआ। जब ये बात दिल्ली तक पहुंची तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। फिर इसके बाद मुलायम सिंह कैबिनेट में भी अमर मणि मंत्री बने और उनकी नजदीकियां कवित्री मधुमिता शुक्ला से बढ़ने लगी। यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो। में हत्या होती है, बच्चे का डीएनए हुआ तो पता चलता है कि बच्चा अमर मणि का था। आरोप उसके बाद इस मामले में अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबलियों की रिहाई ने एक सवाल, क्या इसका कोई सियासी कनेक्शन है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अमर मणि की रिहाई के बाद सियासत गरमाई हुई। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं संजीव तरनाथ जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों नेताओं का हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। रिहाई को आप किस प्रकार से देखते हैं अमर मणि की? क्या आप वेलकम करेंगे? देखिए, 2003 के अंदर जो बच्चा था और जिस तरीके से ये हत्या की गई, उसके बाद इंक्वायरी हुई और उनको आजीवन कारावास हुआ। और अगर अभी देखा जाए तो देखिए, मैं जो भी यूपी प्रिजन मिनिस्टर हैं धर्मवीर प्रजापति, उनका एक बयान सामने आया कि जो भी हुआ वो कानून के दायरे के तहत हुआ, बट जो टाइमिंग है वो बिल्कुल गलत है। बाकी बात बची कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया, तो कोर्ट की बातों को लेकर के किसी तरीके की टिप्पणी करना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। बट जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो फैसला आया है, चाहे वो यूपी सरकार के गवर्नर ने जो फैसला दिया है, इसका कांग्रेस पार्टी पूर्णतः खंडन करती है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस टाइम पे ये सजा माफी करने के पीछे क्या कारण थे, भारतीय जनता पार्टी को वो बताने चाहिए, क्योंकि उनकी बहन अभी भी ये अंदेशा लगा रही है कि अगर वो बाहर आते हैं तो उनके पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं। जी, हमारे साथ आरबी जी जुड़ चुके हैं। आरबी जी, स्वागत है आपका। हम अभी नीरज जी के पास जाएंगे। नीरज जी, आपने सुना संजीव जी का। संजीव जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगे हुए जितने भी आरोप थे उनको क्यों माफ कर दिया? ऐसी क्या वजह थी? 2024 का चुनाव भी नजदीक है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आईपीसी धारा 55 और 57 के तहत इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने उनकी जो सजा है उसको कम किया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते हुए, चुनाव का हमारे देश में हमेशा चलते रहता है, कभी राज्य के सरकार के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी नगर पालिका के चुनाव। तो इस तरीके से विपक्ष को देखना है कि चुनाव आया है, इसके कारण इनको छोड़ दिया गया है, इनकी सजा माफ की गई है, इनकी सजा माफ नहीं की गई है। इनके व्यवहार को देखते हुए राज्य सरकार के पास ऐसा कानून है कि अगर वो राज्यपाल को भेज सकती है कि उनका आचरण कैसा था जेल के अंदर, और उसके बाद उसके थोड़ा नीरज जी आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपकी आवाज ठीक करवाते हैं, हम आपके पास वापस आएंगे। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। संजीव जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, आ रही है। संजीव जी, आप कड़कड़डूमा के बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं जहां तक मुझे पता है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये हुआ अमर मणि का पूरा प्रकरण, मैं आप इस पर जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया रिहाई से, कि हम इस पर सुनवाई रोक लगाने से मना कर दिया, और बार बार जो उनकी सिस्टर हैं मधुमिता की, उनका ये कहना है कि अगर मुझे डर है मेरी जान को कि अगर 8 हफ्ते के लिए छोड़ा गया, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है तो आगे इस केस की पैरवी कौन करेगा? देखिए, मैं आपको वकील होकर, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता ना होने के नाते ना बात करके, मैं
जो आपने जनरल क्वेश्चन पूछा है एज पर लॉ, उसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो सरकार के पास पावर होती है कि अगर कोई भी कैदी है, अगर उसका आचरण अच्छा है तो 14 साल बाद वो ये विचार कर सकते हैं कि उस कैदी को छोड़ना है उसके अच्छे आचरण की वजह से या नहीं। तो वो गवर्नर को एक रिकमेंडेशन देते हैं, जो रिकमेंडेशन है वो जो जेल मिनिस्टर होते हैं वो सीएम के पास भेजते हैं, फिर सीएम उस रिकमेंडेशन को आगे गवर्नर के पास भेजते हैं, फिर गवर्नर ये तय करते हैं कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अब रही बात जिस तरीके के आरोप जो उनकी बहन लगा रही है कि वो 2012 से लेकर के 2023 तक जेल में रहे ही नहीं, तो मेरे हिसाब से जो ये आरोप लगाए गए हैं ये बड़े ही संगीन आरोप हैं और इसको लेकर के उन्होंने एक मुकदमा भी डाला हुआ है। तो मेरे हिसाब से सरकार को अपनी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी, ये सारी बातें उनको बतानी चाहिए थी। जो ये आज नाकामी हुई है, जिस वजह से ये आज ये स्टे नहीं हो पाया उनकी रिहाई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, तो मैं ये मानता हूं कि यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पैरवी को ढंग से नहीं करा और सारे के सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के एज ए एडवोकेट संजीव जी, आप इस केस को कैसे देखते हैं? देखिए एज एन एडवोकेट ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जघन्य अपराध है। इसी को देखते हुए उनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास का मतलब होता है जो भी आपके जीवन के अंतिम क्षण रहेंगे तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कुछ पावर्स हैं कि अगर कोई भी कैदी जिसका आचरण अच्छा है उसको एक लिमिटेड टाइम के बाद रेकमेंड करके उसको छोड़ा भी जा सकता है। बट ऐसे अपराधी जिनके ऊपर इतने सारे अपराध चलते हुए आ रहे हैं और उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया, तो ऐसे कैदियों को मेरे हिसाब से अच्छे रवैये की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। और जबकि उनकी जिनकी मधुमिता जी की जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी बहन अगर ऐसे संगीन आरोप लगा रही है कि उनकी जान को खतरा, उनके पूरे परिवार को मारा जा सकता है और 2012 से लेकर के 2023 तक वो जेल के अंदर नहीं रहे हैं, वो कुछ आरटीआई का हवाला दे रही है। आरटीआई उन्होंने अपने आप से लेकिन बताया जा रहा है संजीव जी, बताया ये जा रहा है कि जेल में बहुत डिसिप्लिन से रहे वो। देखिए अगर वो जिस आरटीआई का हवाला कर रही हैं, आरटीआई का आप भी समझते होंगे सुनील जी, आरटीआई जो है वो सरकारी तंत्र के पास से आती है, उनकी सिस्टर ने खुद तो क्रिएट नहीं करी होंगी। अगर वहां से आई है और उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है कि वो 2012 से लेकर के 2023 तक जेल में ही नहीं रहे, तो अच्छा आचरण कहां से आया? ठीक है नीरज जी शुरू होते हैं। ठीक है, नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी रखिए अपनी बात को सर। जी देखिए, मैं पूछ रहा था कि सरकार के पास कुछ ऐसी पावर है जो कि वो अगर वो जेल में रह रहे हैं और उसकी तरफ देखते हुए राज्यपाल के पास फाइल भेजी जाती है कि उनका आचरण जेल के अंदर कैसा था। ये कोई भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया ये कानून, ये कानून पहले से चला आ रहा है। उसके तहत सरकार ने अपनी बातें राज्यपाल के सामने रखी, उनका फैसला आया और मैं मानता हूँ कि ये जघन्य अपराध उन्होंने किया। समाजवादी पार्टी के जब ये नेता थे तब उन्होंने जघन्य अपराध किया और उसके साथ 2012 में पुनः उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने चुनाव का टिकट दिया लड़ने के लिए, जो कि कांग्रेस में भाई ये नहीं बताएंगे। इनको केवल भाजपा दिखाना, क्योंकि उनके पास भाजपा के नीचे दिखाने का कोई और मुद्दा है नहीं। सर अमर मणि हर पार्टी में रह चुके थे सर, अमर मणि हर पार्टी में रह चुके थे, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, हर किसी में रह चुके थे। उन्होंने बिजनेसमैन के बेटे का अपराध किया, उसको जो किडनैप किया, किडनैप करने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन वह समाजवादी पार्टी थी जिसने उनको बेटे को इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद। लेकिन सर अचानक से, एक सेकेंड नीरज जी, अचानक से रिहाई होने का क्या मतलब निकाला जाए, क्या अर्थ निकाला जाए सर? देखिए कानून के तहत ये प्रक्रिया की जा रही है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोई लालच में। संजीव जी मना कर रहे हैं, संजीव जी मना कर रहे हैं। संजीव जी एक एडवोकेट भी हैं कड़कड़ुमा कोर्ट के और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। संजीव जी का यही कहना है कि अगर देखा जाए, एडवोकेट के तौर पर बताया कि बहुत सारी इन्होंने खामियां गिना दी और ये बताया है कि ये सही समय नहीं है। बहुत सारे आपने शायद उनकी बातों को सुना होगा भी। जी देखिए, मेरा सिंपल सा मानना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाया जाए। इनको बस एक ही मुद्दा दिखाई दे रहा है कि हमारे एक मुद्दा मिल गया है। ये मुद्दा कोई बड़ा नहीं है। हम इससे उनकी बहन के साथ है। अगर उनकी बहन सुप्रीम कोर्ट से नेता आने को रोक दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमेशा के साथ खड़ी है और उनकी लाइफ रोक लग जाएगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। कानून प्रक्रिया के तहत राज्यपाल के पास फाइल भेजी गई, जहाँ से संजीव जी बात रखिए आप अपनी। हाँ जी, सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीरज जी कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो नीरज जी शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी प्रिजन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रजापति जी का ही बयान था उनकी रिहाई से पहले का, रिहाई के ऑर्डर होने से पहले का। उन्होंने ही बोला कि जो भी हुआ वो कानून के तहत हुआ। उन्होंने ही फाइल को आगे फॉरवर्ड किया सीएम साहब को और सीएम साहब ने जो है वो फाइल को गवर्नर आनंदीबेन पटेल के पास फॉरवर्ड किया। तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके टीवी के सामने देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। नीरज जी जवाब दीजिए सर। मूर्ख कैसे बना रहे हैं? अगर हम मूर्ख बना रहे हैं तो आप जाइए ना कोर्ट के अंदर। उनकी बहन कोर्ट में लड़ रही है। हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि अगर उनकी बहन सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की रोक लगवा देंगी, हम लोग रोक लगाने के लिए तैयार है। हमें उनसे क्या फायदा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो अपराधियों के तहत क्या कार्रवाई कर रही है और उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा पुनः यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जाइए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई पे रोक लगवाइए और उसमें सरकार आपका साथ देगी। लेकिन आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। आप समाजवादी पार्टी के नेता से क्यों नहीं बुलवाते कि हाँ इनकी, आप लोग क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? आप केवल भारतीय जनता पार्टी के झूठ मूठ का रट लगा रखा आप लोगों ने। इस बात को नीरज जी, आप इस बात को मानते हैं ना कि आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छे तरीके से पैरवी नहीं कर पाई और सही तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं पैरवी कर पाई? कानून में है, आईपीसी धारा 55 और 57 के तहत राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देती है, उसके तहत आगे की कार्रवाई प्रक्रिया की जाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? हमने उनकी जो रवैया था वो आगे कारागार मंत्री ने राज्यपाल को दिया, राज्यपाल जी ने फैसला लिया। अगर गलत फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं रिहाई रोक लगवा रहे हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी की रट लगाए बैठे हुए हैं आप लोग। अरे नीरज जी, आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सरकार जवाब देगी, अगर गलत होगी तो सरकार फंसेगी। आप लोग क्यों नहीं उसकी चीज को आगे कोर्ट में जाकर के डिफेंड कर रहे हैं? अरे सर, अगर 8 हफ्तों के अंदर जिस तरीके से उनकी बहन आरोप लगा रही है कि उनके परिवार को कुछ हो जाएगा, तो आपने अब तक क्या कदम उठाया उनके परिवार के? ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप इसमें टेंशन मत लीजिए। हर अपराधी का हिसाब इसी सरकार में किया जाता है। आप लोगों की गठबंधन वाली सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी, क्योंकि पहले जघन्य अपराध करो फिर उनके बेटे को भी अपने चुनाव लड़वा दिया जाएगा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तुरंत कार्रवाई की जाती है, तुरंत बुलडोजर उनके घरों पे पहुंचता है। वही बुलडोजर जो कि हम ममता सरकार को कोर्ट में बोला कि योगी का बुलडोजर बुला लो, वही सरकार, वही बुलडोजर जो कि हरियाणा की जनता ने तुरंत मांग की तो हरियाणा की सरकार ने बुलडोजर उन घरों पे चलवा दिए। आप मत टेंशन लीजिए, सरकार इसके लिए तत्पर खड़ी है ना। आप सुन ही नहीं रहे। आपने क्या ठोस कदम उठाया मुझे वो बताइए ना। आपने उनकी बहन को और उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाया, आप मुझे ये बताइए। आज उनकी शाम को रिहाई हो जाएगी या रात को रिहाई हो जाएगी, तो उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए आपने क्या कदम उठाए? अगर उनकी एक सरकार उस पर काम कर रही है, अगर उनकी जान को खतरा है तो वो जाएंगी। माननीय योगी आदित्यनाथ इसमें कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अभी ये फैसला आया, अभी तुरंत आप लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से हो जाए चीजें। सरकार इस पे काम कर रही है, सरकार हर चीज को देखते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ाएगी और अगर कोई अगर उनकी हत्या होती है तो सरकार जिम्मेदारी लेकर के उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सरकार इस चीज में कामयाब हुई है तभी पुनः। ठीक है संजीव जी, नीरज जी, ठीक है संजीव जी। नीरज जी हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़े हैं। सर, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, सवाल मेरा आपसे यही है कि आज रिहाई हो जाएगी अमरमणि त्रिपाठी की, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी रसूख, और 20 साल के बाद आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है, उनके बाहर आने से पूर्वांचल की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, स्वाभाविक है, जो भी इस तरह के बाहुबली हैं, इनका एक राजनीतिक रसूख होता है और राजनीति में दखलंदाजी होती है। ये किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जो भी सत्ता में रहेगा उसके साथ, समाजवादी पार्टी ने अगर गलत किया, उनको मंत्री बनाया, ये किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत करेंगे।
और फिर कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं, बाबा जी का बुलडोजर है। अरे बाबा जी का बुलडोजर है तो बाबा जी के बुलडोजर में तो गवाह की हत्या हो जाती है, मुजरिम की हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, बुलडोजर तो नहीं बचा पाया। अगर बुलडोजर में इतनी ताकत थी तो हत्याएं होनी नहीं चाहिए। दिन दहाड़े सरेआम हत्याएं होती है तो कैसे कहा जा सकता है। और देखिए अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई बिल्कुल संदेह के घेरे में है। दूसरा आपने कहा फायदा किसको होगा, बिल्कुल देखिए ये फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की जब भी रिहाई होती है तो उनके पीछे राजनीतिक मंतव्य होता है। अब ये कहें कि बीजेपी की सरकार का कोई हाथ नहीं है, अरे भाई फॉरवर्ड आपने किया, गवर्नर भी सब जानते हैं कि भी पार्टी के होते हैं, तो उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन कर दिया। रहा सुप्रीम कोर्ट में जब अच्छा वकील नहीं खड़ा हुआ, पैरवी नहीं करेंगे, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी जब सरकार पूरी तरीके से उसे बात नहीं रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट अमरमणि त्रिपाठी को मिला। अगर सरकार अच्छा वकील खड़ा करती और अच्छी दलीलें वहां पर पेश की जाती तो जो उनकी बहन शंका जाहिर कर रही है उनकी शंका जायज है, क्योंकि किसी का चरित्र नहीं बदलता है। जो और फिर ऐसा अपराधी कि भी कोई ऐसा अपराध नहीं कि जो इसने न किया हो, लूट हत्या डकैती से लेकर बलात्कार और फिर ये जो भी जघन्य अपराध है, ऐसे जघन्य अपराधी को अगर आप इस तरीके से रिहा करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे और रिकमेंडेशन आपकी मानी जाएगी तो समाज में मैसेज अच्छा नहीं जाता। मैसेज तो यही जाएगा कि भी एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं जी तो ये रिकमेंड किया गया है, ये कोई पार्टी के कानून के तहत थोड़ी किया गया है। आईपीसी की जो धाराएं हैं 55, 57, 433 उनके तहत इन सब चीजों को किया गया है। आप अगर विपक्षियों को इतना डर है तो कोर्ट में जाकर के उनकी रिहाई पे रोक लगवाए ना। कोई सरकार ये थोड़ी बोल रही है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, सरकार तो बोल ही रही है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे अगर इस पे रोक लगा दी जाएगी तो। एक नहीं जाता नहीं जाता है, ये काम सरकार का होता है जो प्रदेश के अंदर सरकार होती है उस तरह का मैसेज जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एक जना बोल रही है ना कि दोनों INDA के तहत दोनों जने बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो सुनिए, कम से कम सुनने का धैर्य रखिए। आप सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं है कि भी किसी को बोलने नहीं देंगे। जो हकीकत है उसको नकारा नहीं जा सकता। और जहां आप सोच रहे हैं कि इसका फायदा होगा, मैं मानता हूं क्या फायदा लेने की कोशिश करेंगे। हम उनकी रिहाई पर रोक लगवा दीजिए ना, हम क्या फायदा उठाएंगे उनका। एक अपराधी का कोई पार्टी कैसे फायदा उठा सकती है। संजीव जी बात रखिए जल्दी से। देखिए राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आए हैं। जो आप इसको नकार नहीं सकते। उनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके ये बोलते हैं कि विपक्ष जाकर के रोक लगा दे, तो इनको भी पहले कानून समझना पड़ेगा। अगर ये कानून की बात करते हैं कि ये सारी की सारी प्रक्रिया कानून के हिसाब से हुई है तो ये इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको भी कानून समझना चाहिए कि विपक्ष जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे के लिए बात नहीं कर सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जाकर के ये सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने अपनी बात रखी है। सरकार की जो जिम्मेदारियां वो सरकार ने पूरी जिम्मेदारियां निभाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका, नीरज जी आपका और आरवी उपाध्याय जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है अमरमणि की रिहाई को लेकर। विपक्ष का कहना है कि कानून के हिसाब से ये काम नहीं किया गया, वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून के हिसाब से सारा काम किया गया। अब अमरमणि की रिहाई का सियासी एंगल देखा जा रहा है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।